नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारे इस सेशन से जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस सेशन में दोस्तों करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो हाल फिलहाल में जो घटनाएँ घटी है हम लोग उस पर चर्चा करने का काम करते हैं, उस पर बात विमर्श करने का काम करते हैं दोस्तों। तो उसी संदर्भ में आज हमारे पास कुछ करंट अफेयर्स है दोस्तों, कुछ ऐसी घटनाएं हैं दोस्तों जिस पे हम लोग डिस्कस करने के काम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि आज का जो डेट है दोस्तों वो 24 सितंबर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 19 सितंबर 2024 का डेट है दोस्तों। तो कल का जो सेशन था वो 17-18 सितंबर 2024 का, उसमें डिस्कस करने का काम किया। तो आज का जो सेशन है दोस्तों 19 सितंबर है, 19 सितंबर 2024 है। 19 सितंबर 2024 से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं घटी है उसके बारे में हम इस सेशन में चर्चा करने का काम करेंगे। तो पहले आइए हम शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है, शुरुआत से शुरू करते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों आज का जो दिन है दोस्तों वो अश्विन महीना हो चुका है दोस्तों। कल तक जो था भाद्रपद चल रहा था दोस्तों। ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो भी महीना का जो तिथि होता है दोस्तों उससे हम लोग शुरुआत करने का काम करते हैं दोस्तों। तो अब जो है हिंदी कैलेंडर यानी नेशनल कैलेंडर के अनुसार दोस्तों 7वां महीना का शुरुआत हो गया है, जिसे आश्विन कहा जाता है। आश्विन में से वो भी कृष्ण पक्ष शुरुआत हो गया है दोस्तों। कृष्ण पक्ष का द्वितीय है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। ये कृष्ण पक्ष का ये द्वितीय है, ये इमेज में देख सकते हैं दोस्तों। विक्रमी संवत 2081 चल रहा है, शक संवत 1946 चल रहा है दोस्तों। आइए इसके आज का कल का जो सेशन जो लिए था दोस्तों, कल का सेशन में जो मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों के लिए छोड़ा था, जिसमें आप लोग के द्वारा आंसर दिया जाता है कमेंट बॉक्स में दोस्तों, उसको लेकर फिर हम अगले दिन चिंतन करने का काम करते हैं, उसको डिस्कस करने का काम करते हैं दोस्तों। तो आइए हम उसके हल कर लेते हैं। कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था दोस्तों उसमें क्या कहा जा रहा था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसको पढ़कर उसके हिसाब से आपको जवाब देना है। कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशन पोलो था वाज अंडरटेकन टू इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद इनटू यूनियन इंडियन यूनियन, जो कि सही उत्तर होगा दोस्तों, सही है कि ऑपरेशन पोलो का इस्तेमाल कर दोस्तों जो हैदराबाद उस समय का जो प्रिंसली स्टेट हुआ करता था उसको इंडियन यूनियन में मिलाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो ये बात सही है दोस्तों। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट विल सेलिब्रेट 17 सितंबर एज ए तेलंगाना प्रजा पालन डे, ये भी सही है दोस्तों कि तेलंगाना स्टेट द्वारा अनाउंस किया गया था कि 17 सितंबर को तेलंगाना प्रजा पालन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे आइए देखते हैं आज का जो पहला करंट अफेयर्स दोस्तों उससे ये जुड़ा है। कहा जा रहा है दोस्तों कि जो बिहार, आपने बिहार का नाम सुना होगा, बिहार में एक ज़िला है दोस्तों जो जहाँ जिसे हम गया के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो गया में दोस्तों एक ऐतिहासिक पर्व होता है दोस्तों जिसे हम कहते हैं पितृपक्ष, सॉरी श्राद्ध का पर्व होता है दोस्तों। श्राद्ध मतलब एक वैसा स्थिति होता है दोस्तों जब इस देश की संस्कृति में श्राद्ध का एक महत्व है दोस्तों, जिसमें क्या करते हैं लोग जो हैं अपने जो पूर्वज होते हैं दोस्तों, यानी कि उनके जो दादा छरदादा परदादा जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका श्राद्ध कराते हैं। उसमें उनको भोजन यापन करने का काम करते हैं दोस्तों, यानी भोजन दिया जाता है उनको और एक तरीके से इसे सेलिब्रेट करने का काम किया जाता है दोस्तों। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि जो ये पितृपक्ष जो शुरू हुआ है दोस्तों, ये जो पितृपक्ष जो मेला है बिहार में शुरुआत हो गया है दोस्तों, जो कि एक श्राद्ध से रिलेटेड आप कह सकते हैं कि इसमें श्राद्ध किया जाता है दोस्तों। हम पितृपक्ष को श्राद्ध भी कह सकते हैं। बिहार में दोस्तों वर्ल्ड फेमस पितृपक्ष मेला स्टार्टेड हो गया है पिलग्रिम सिटी ऑफ गया में, यानी गया में इसकी शुरुआत हो गई है। एक तरीके से वर्ल्ड फेमस पितृपक्ष के लिए एक मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों। ये मेला पूरे 15 दिन का चलता है दोस्तों, जो कि एक तरीके से ट्रिब्यूटिंग वंस एंसेस्टर्स के बारे में कहा जाता है कि जो उनके पूर्वज हैं दोस्तों उनके लिए ये जो मेला लगता है उनको एक जो पूर्वज होते हैं, लोगों के जो पूर्वज हैं दोस्तों उससे समर्पित है दोस्तों। यानी कि पितृपक्ष में यानी श्राद्ध कराने का काम किया जाता है, उनको भोजन कराने का काम किया जाता है दोस्तों। कहा जाता है कि उनको एक तरीके से इस पर्व के थ्रू हम खिलाने का काम करते हैं। ऐसा विश्वास माना जाता है कि भोजन उनके पास जाता है जहाँ पे उनकी आत्मा होती है, उसे शांति मिलता है इससे दोस्तों, ऐसा माना जाता है। पिलग्रिम विल परफॉर्म द रिचुअल एट विष्णुपद टेम्पल्स एंड बैंक ऑफ फाल्गु रिवर। कहा जाता है दोस्तों ये जो अभी मेला चल रहा है, ये जो रिचुअल चल रहा है देखने को विष्णुपद जो टेम्पल है गया में दोस्तों उसमें चल रहा है, जो कि एक तरीके से फाल्गु नदी के तट पर है दोस्तों। आगे का देख लेते हैं कि आगे का करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों, इसमें भी देखा जाए।
कहा जा रहा है दोस्तों कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अनुसार दोस्तों पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट मैनेजमेंट, यानी कि बिग इंडियाज़ एट्थ वाटर वीक शुरू हो गया है दोस्तों, जो कि 17 से 20 सितंबर के बीच में चलेगा। आइए इसके बारे में क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं क्या कहा जाता है। हमारे जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया है दोस्तों एट्थ इंडिया वाटर वीक 2024 दोस्तों। इसमें कहा गया है कि जो 8वां इंडिया वाटर वीक 2024 जो होगा स्टार्टेड होगा 17 सितंबर से स्टार्ट होगा न्यू दिल्ली के मंडप जो कहा जाता है दोस्तों, न्यू दिल्ली में इसकी शुरुआत होगी और कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट इन, यानी कि 2012 से इसकी शुरुआत हो रही थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है दोस्तों। इसका थीम है कि पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। इसका थीम जो है दोस्तों उसमें कहा जाता है कि अब इस साल का जो थीम है दोस्तों, इसमें कहा गया कि हम लोग सब एक साथ मिलकर, एक सहयोग के साथ मिलकर दोस्तों, हम जो हमारे पास जो ड्रिंकेबल वाटर है, जो पीने योग्य पानी है दोस्तों, हम लोग उसको संरक्षण करने का काम करेंगे, हम लोग उसको मैनेज करने का काम करेंगे दोस्तों। इसके बाद हाँ तो दोस्तों आप इसको डिटेल में आप देख सकते हैं, इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं दोस्तों कि इसमें कहा जा रहा है, ये जो पूरा मैटर है दोस्तों उसमें कहा जा रहा है कि जो पानी की जो है दोस्तों, पानी के रिसाइकलिंग के बारे में बात किया जा रहा है। ये जो डे मनाया जाएगा इसमें पानी के रिसाइकलिंग को एक तरीके से इसका रिसाइकलिंग को तेज कैसे किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि इसका जो अंडरग्राउंड वाटर है, यानी कि दिल्ली का जो अंडरग्राउंड वाटर है दोस्तों, या फिर भारत के कुछ हिस्सों का जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, वो दिन पर दिन दोस्तों, दिन पर दिन क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, गिरता जा रहा है दोस्तों। तो उसके लेकर ये बात की गई है दोस्तों। इसमें पहला मोटिव यही है दोस्तों कि पानी के रिसाइकलिंग को बढ़ावा कैसे दिया जा सके, यानी इसका रिसाइकलिंग बेहतर कैसे हो सके, इसका रिसाइकलिंग के लिए हम चीज़ों को मैनेज कैसे कर सके दोस्तों। इसमें विशेषज्ञों ने कहा है कि अभी भारत में जल संकट की स्थिति के अनुसार भविष्य में संचयन के लिए भारत को 1.5 दशक में 85% तक पानी के रिसाइकिल को बढ़ाना होगा दोस्तों। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले 1.5 दशक यानी 15 सालों में 85% तक इसका रिसाइकलिंग को तेज करना पड़ेगा। अभी देश में महज 5% पानी का ही पुनः इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों, यानी कि 5% ऐसे पानी है जिसका रिसाइकलिंग हो रहा है, बाकी सब बर्बाद हो जा रहा है दोस्तों। इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ 60% रेगिस्तान है और पानी की कमी को उन्होंने तकनीकी से सहायता से दूर किया है। वहाँ पानी का 2 बार इस्तेमाल किया जाता है, एक बार प्रयोग के बाद उसे ट्रीट कर उद्योग और खेत में पुनः इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। वहाँ 90% तक, यानी कि दुनिया में सर्वाधिक पानी का पुनः इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों। दूसरे नंबर पर सिंगापुर है जो 30% पुनः पानी का इस्तेमाल करता है दोस्तों। पहला मुद्दा तो ये था दोस्तों कि पानी के रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। दूसरा इसका जो 8th वीक जो वाटर एक तरीके से जो वाटर वीक है दोस्तों, उसका जो दूसरा मुद्दा है उसमें कहा जा रहा है कि 30,000 करोड़ तक की वर्ल्ड बैंक जो होता है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक से हम 30,000 करोड़ की सहायता की कम से कम मांग करने का विचार कहा जा रहा है दोस्तों। यानी वर्ल्ड बैंक जल सेक्टर में आर्थिक सहायता राशि को 3 गुना बढ़ाने के लिए तैयार है दोस्तों। अभी करीब 10,000 करोड़ की आर्थिक सहायता वर्ल्ड बैंक से भारत को मिल रही है दोस्तों, लेकिन 2040 तक इसे बढ़ाकर 30,000 करोड़ करने का वादा किया जा रहा है दोस्तों। तो ग्रेटर नोएडा में जो चल रहा है 7वें इंडिया वाटर वीक में आयोजित सत्र में वर्ल्ड बैंक से आर्थिक सहायता कैसे बढ़े और पानी का रिसाइकलिंग प्रयोग बढ़ाने पर चिंतन हुआ है दोस्तों। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये दो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था दोस्तों, जिसमें इसमें बात किया गया है दोस्तों, जिसे कहा जा रहा है कि 2012 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। यानी कि ये जो हमारा इस बार जो इंडिया वाटर वीक है दोस्तों, जो 2024 में इस बार जो मना रहे हैं हम 8वां जो मना रहे हैं, 2012 में इसकी शुरुआत हो चुकी है और मिनिस्ट्री ऑफ जल संघ के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। और ये 17 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में न्यू दिल्ली में यानी 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा दोस्तों, जिसके बारे में हम लोग आपको समझाने का प्रयास किया है कि एक वाटर रिसाइकलिंग की बात इसमें की जा रही है और दूसरा जो है वाटर मैनेजमेंट के लिए जो वर्ल्ड बैंक से हमें पैसा दिया जाता है दोस्तों, पैसा दिया जाता है, उसके धनराशि को उस पर बढ़ाने का विचार किया जा रहा है, उसका प्रयोजन किया जा रहा है कि कैसे चीज़ों को बढ़ाया जा सके और इस समस्या से निपटा जा सके दोस्तों। अगला क्या है उसमें देख लेते हैं। अगला कहा जा रहा है दोस्तों कि हमारी जो श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हैं दोस्तों, जो हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और कॉर्पोरेशन अफेयर्स से, यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है दोस्तों, उनके द्वारा NPS वात्सल्य स्कीम लॉन्च किया गया है दोस्तों। ये क्या है, इस पर भी एक नज़र डालेंगे। NPS वात्सल्य स्कीम इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं कि क्या है इसकी स्थिति। इसमें कहा गया है दोस्तों
कि यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्चेस एनपीएस वात्सल्य स्कीम ऑन सितंबर 18 2024। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि एनपीएस जो वात्सल्य है दोस्तों, ये एक नेशनल पेंशन जो स्कीम हमारे पास जो इस स्थिति में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है दोस्तों, उसमें क्या कहा गया है कि अब बच्चों के लिए भी ये जो वात्सल्य है दोस्तों, इसका मतलब बच्चा होता है दोस्तों, यानी कि अब नेशनल पेंशन स्कीम में दोस्तों बच्चों को भी ऐड करने का काम किया गया है। ये जो नया जो योजना है दोस्तों, इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो बच्चे जो होते हैं दोस्तों, यानी कि जो जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ या फिर अभी जन्मा है दोस्तों, उसके लिए माता पिता क्या कर सकते हैं अभी से ही दोस्तों, यानी कि जन्म लेने के बाद ही इस एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत उस बच्चे के नाम पर दोस्तों एक अकाउंट खुलवाकर, इस योजना के तहत अकाउंट खुलवाकर दोस्तों उसमें एक तरीके से पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं दोस्तों, पैसा जमा करने का काम कर सकते हैं। और एक समय के बाद दोस्तों उस बच्चे को क्या होगा, एक समय आने के बाद दोस्तों पेंशन के रूप में वही पैसा दोस्तों दिया जाएगा दोस्तों। इसके बारे में ये पूरा कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड यही है दोस्तों। कहा जा रहा है कि बजट 2024-25 में इसके बारे में बात की गई थी दोस्तों। ये स्कीम जो होगा जो रन करेगा अंडर द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए द्वारा ये पूरा योजना को चलाया जाएगा दोस्तों। एनपीएस जो वात्सल्य है एक एक्सटेंशन है ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो नेशनल पेंशन स्कीम हमारे पास जो चल रहा है, जो हमारे देश में नेशनल पेंशन स्कीम है दोस्तों, इसी को बढ़ाकर ये इसे एक्सटेंड करने का मतलब वो इसी को बढ़ाकर वो बच्चों तक अब क्या कहा जाएगा कि बच्चों के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं दोस्तों। इसके अंदर कहा जा रहा है इट इनेबल्स पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर्स, यानी कि 18 साल के जितने भी बच्चे हैं, 18 साल से जिनका भी उम्र कम है दोस्तों, उनके लिए कहा जा रहा है कि ओपन पेंशन अकाउंट फॉर देयर माइनर चिल्ड्रंस के लिए वो एक पेंशन अकाउंट खोल सकते हैं दोस्तों। और 18 वर्ष होने के बाद दोस्तों कहा जा रहा है कि एनपीएस वात्सल्य अकाउंट बिल ऑटोमेटिक गेट कन्वर्टेड इनटू रेगुलर नेशनल पेंशन स्कीम में दोस्तों। जैसा कि हम लोग अभी नेशनल पेंशन स्कीम में जब कोई जॉब करता है दोस्तों तो उसमें उसका पैसा डिपॉजिट किया जाता है सरकार की तरफ से। तो कहा जा रहा है कि 18 साल के बाद ऑटोमेटिक जो एक तरीके से जो ये पेंशन स्कीम जो बच्चों का होगा दोस्तों, ऑटोमेटिक वो एक नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट के रूप में रेगुलर जो होगा नेशनल पेंशन स्कीम के अकाउंट में उसे बदला जाएगा दोस्तों। और फिर उसकी जो होगी नेशनल पेंशन स्कीम के अनुसार जो चीज़ें चलती है उसके अनुसार चीज़ें चलेगा दोस्तों। इसमें और कहा जा रहा है दोस्तों कि इस पेंशन में कहा जा रहा है कि हर एक अकाउंट होल्डर को दोस्तों परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दिया जाएगा जिसको हम प्राइन कहते हैं। एंड द कार्ड विल बी इशूड टू न्यूली रजिस्टर्ड माइनर सब्सक्राइबर्स, यानी कि जो भी नए बच्चे जिनके अकाउंट खोले जाएंगे उनमें इसमें एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दिया जाएगा जिसे प्राइन कहा जाता है और जो इसका एकदम लाइफ टाइम ये चलेगा दोस्तों। द मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो कहा गया है दोस्तों कि आप वात्सल्य अकाउंट जो होता है इसमें मिनिमम कंट्रीब्यूट जब इसको आप खोलते हैं दोस्तों, इसको जब शुरुआत करवाएंगे तो कम से कम आपको इसमें 1000 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों 1000 जब आप अकाउंट को खुलवाएंगे तब उसके बाद हर साल आपको कम से कम 1000 हर साल इसमें डिपॉजिट करना पड़ेगा दोस्तों। इसका विड्रावल के लेकर क्या नियम है कि इसको कैसे निकाला जा सकता है, कब निकाला जा सकता है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि इसके जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जो गार्जियन होते हैं दोस्तों, वो एनपीएस ज्वाइन करने के बाद 3 साल के बाद इससे विड्रावल को परमिशन दिया गया है दोस्तों कि आपने एक बार नेशनल पेंशन स्कीम आपने अपने माइनर का अकाउंट खुलवा दिया, उसके बाद से खुलवाने के 3 साल बाद से आप इससे क्या करते हैं दोस्तों, इससे क्या कर सकते हैं आप पैसे को निकाल सकते हैं दोस्तों। दे कैन विड्रॉ अप टू 25% ऑफ कंट्रीब्यूटेड अमाउंट दोस्तों। इसमें कहा गया है कि आप इसमें से जितना भी आप कंट्रीब्यूट करेंगे दोस्तों, जिसमें कहा गया कि जितना भी अमाउंट अब तक आपका कंट्रीब्यूट हो उसका सिर्फ 25% ही निकाल सकते हैं दोस्तों। विड्रावल ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली 3 टाइम्स टिल द चाइल्ड टर्न्स 18, यानी कि 18 साल के नीचे की अगर बात कहा जाता है कि 18 साल तक उम्र तक जो जब तक बच्चा वयस्क नहीं हो जाता दोस्तों, आप 3 बार ही निकाल सकते हैं। यानी इस तरीके का जो आपका विड्रावल का परमिशन है तीन बार ही निकाल सकते हैं। वो भी जितना आपने जमा किया उसका सिर्फ 25% निकाल सकते हैं। और वो भी किस स्थिति में निकाल सकते हैं दोस्तों, कहा जा रहा है कि दे कैन विड्रॉ फॉर पर्पस ऑफ, सिर्फ अगर आपका बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है उसके लिए निकाल सकते हैं, या फिर आपका बच्चे में डिसएबिलिटी हो ऑफ 75%, यानी 25% अगर वो विकलांग है तब उसकी सहायता के लिए निकाल सकते हैं पैसा, या फिर कोई स्पेशल बीमारी हो गई तो उसका ट्रीटमेंट के लिए निकाल सकते हैं दोस्तों। एज स्पेसिफाइड बाई पीएफआरडीए द्वारा ये निर्देशित जारी किया गया है दोस्तों। आगे क्या कहा गया है इसमें एक देख लेते हैं। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा इसका पोस्टर है
जो जिसके बारे में आप खुद इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। इसमें पूरा एक तरीके से संक्षिप्त रूप में पूरा चीज़ें डिटेल में दे दिया गया है दोस्तों। मैं इसे नहीं समझाऊंगा, आप खुद इसे समझा लिए क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुका हूं दोस्तों। अगला जो है दोस्तों, उसमें कहा जा रहा है कि जो एक कैबिनेट मंत्रालय ने दोस्तों दो ऐसे प्रोजेक्ट है दोस्तों जो अंतरिक्ष से रिलेटेड है। एक प्रोजेक्ट का नाम है वेनस मिशन दोस्तों, दूसरा का नाम है चंद्रयान 4 दोस्तों। और दोनों को एक तरीके से अप्रूवल दे दिया गया है, दोनों को परमिशन मिल गया है दोस्तों। ये दोनों की शुरुआत की जाएगी, दो मिशन। एक वेनस मिशन जो शुक्र पर जाने का योजना है दोस्तों, उसके बाद चंद्रयान जो चौथा मिशन होगा, दोनों को अप्रूवल मिल गया है। आइए इसके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं दोस्तों। क्या है पूरा मामला, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि अपकमिंग जो मिशन है, एम्ड टू कलेक्ट रॉक एंड सॉइल फ्रॉम द लूनर सरफेस एंड इंश्योर देयर सेफ रिटर्न टू अर्थ। कहा जा रहा है जो अगला जो चंद्रयान 4 होगा दोस्तों, वो चंद्रयान 4 का मिशन होगा दोस्तों कि उसमें क्या जाएगा, एक जो हमारे अंतरिक्ष यान जाएंगे दोस्तों वहाँ पे, और चंद्रमा से जो साउथ पोल से रिलेटेड है दोस्तों, उससे कहा जा रहा है कि साउथ पोल से जो मिट्टी है, इस बार जो चंद्रयान 3 गया था दोस्तों उसमें सिर्फ लैंडिंग किया था, उसके बाद वापस आ गया था। लेकिन चंद्रयान 4 जाएगा दोस्तों, उसके उसके तहत क्या जाएगा कि साउथ पोल से जो तो जो वहाँ का जो सरफेस का जो मिट्टी है और जो पत्थर है दोस्तों, उसको लाने का काम करेगा और सेफली लैंडिंग करने का काम करेगा दोस्तों। ये चंद्रयान 4 का मिशन है दोस्तों। इसके लिए गवर्नमेंट ने 2104 करोड़ का बजट तैयार किया है दोस्तों, जो कि 3 साल का पूरा प्रोग्राम है, शेड्यूल तय किया गया है दोस्तों इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ आउटलाइन एन एक्सपेंडेड विजन फॉर द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इसके अलावा दोस्तों चंद्रयान 3 जो है दोस्तों, उसके अलावा भी कहा जा रहा है कि भारत का एक नया विज़न है दोस्तों, जो कि जो हमारा इसरो है दोस्तों, उसको डेवलप करने की बात कहा जा रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि जो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम है उसके लिए एक नया विज़न तैयार किया गया है। उसके बारे में भारत सरकार ने क्या सोचा है दोस्तों, उसके जो कि एक तरीके से कहा जा सकता है क्या क्या सोचा है दोस्तों। उसमें कहा जा रहा है कि एक इंडियन स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा जिसको भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कहा जाता है दोस्तों, वो इंडिया के थ्रू बनाया जाएगा, जिसका डेट 2035 तक तय किया गया है दोस्तों। और उसके बाद इंडियन लैंडिंग ऑन द मून 2040 तक। कहा जा रहा है दोस्तों कि एक बार अगर हमारा इंडियन स्पेस स्टेशन बन जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन खुद का बन जाएगा, उसके बाद हम कह सकते हैं कि इंडियन लैंडिंग यानी कि जो भारत पर से डायरेक्ट चंद्रमा पर 2040 तक जाने के लिए चीज़ें और सुविधाजनक हो जाएगा दोस्तों। यानी कि 2040 तक लोग यानी कि इंडिया का खुद का इसका एस्ट्रोनॉट चंद्रमा पर खुद से जा सकते हैं दोस्तों। ये पूरा विज़न तैयार किया गया है दोस्तों। पहले तो 2 मिशन का अप्रूवल मिला है, उसके साथ साथ इस विज़न की बात की गई है दोस्तों, इंडियन स्पेस स्टेशन। और एक तरीके से ये इंपॉर्टेंट है कि इंडियन स्पेस स्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का 2035 तक खुद का डेवलपमेंट की बात कहा गया है दोस्तों इसमें। आगे देखते हैं। और दूसरा जो प्रोग्राम है दोस्तों, ये चंद्रयान 4 था और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन था। तीसरा जो है दोस्तों, जिसके बारे में कहा जा रहा है शुक्र के बारे में जो प्रोग्राम है दोस्तों, यानी वेनस और बाइटर मिशन, यानी पे शुक्र पे जाने की एक तरीके से बात चल रही है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि इसरो विल डेवलप द स्पेस क्राफ्ट, इसरो द्वारा स्पेस क्राफ्ट बनाया जाएगा दोस्तों और उसे लॉन्च किया जाएगा और उसे एकम्प्लिश इन मार्च 2028 में। कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से जो स्पेस क्राफ्ट जो होगा लॉन्च किया जाएगा और 2028 तक शुक्र पर जाने का एक जो मिशन है दोस्तों, उसे कंप्लीट करने का काम किया जाएगा। इसके लिए जो है भारत सरकार ने 1236 करोड़ रुपये का पूरा बजट तैयार किया गया है दोस्तों मिशन के लिए, जिसमें कि 824 करोड़ रुपया सिर्फ स्पेस क्राफ्ट बनाने पर खर्च किया जाएगा। बाकी पैसा और उसके सहायक से रिलेटेड चीज़ों को खर्च किया जाएगा। वेनस कहा जाता है दोस्तों, शुक्र जो है अर्थ का सबसे एक तरीके से समीपवर्ती यानी कि क्लोजेस्ट प्लैनेट है दोस्तों। एंड बिलीव ऐसा माना जाता है कि टू हैव फॉर्म्ड इन द कंडीशन सिमिलर टू अर्थ, यानी कि जिस परिस्थिति में पृथ्वी जैसे प्लैनेट का विकास हुआ है दोस्तों, उसी परिस्थिति में दोस्तों कहा जा रहा है कि शुक्र ग्रह का भी विकास हुआ है दोस्तों। ऑफर्स ए यूनिक अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड हाउ अ प्लानिटरी इन्वायरमेंट कैन इवॉल्व वेरी डिफरेंटली। कहा जा रहा है कि अगर दो प्लानिट एक ही स्थिति और एक ही परिस्थिति से अगर पैदा हुआ है, विकसित हुआ है, तो फिर दोनों में इतना अंतर क्यों है दोस्तों, इसके बारे में ही साइंटिस्ट जानकारी प्राप्त करने का काम करेगा दोस्तों। इसी से रिलेटेड एक तरीके से कह सकते हैं आप वीनस और बाइटर मिशन का इस मिशन का तैयार किया जा रहा है दोस्तों। इसके बारे में आगे क्या लिखा गया, कहा जा रहा है कि इस मिशन इज एम्ड एट अचीविंग, इसके अलावा इस मिशन का मेन एम है दोस्तों कि इसमें अचीव किया जाएगा बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक मतलब एक समझ तैयार की जाएगी दोस्तों अबाउट वेनेशियन सरफेस, जो शुक्र का जो सरफेस है,
सतह है दोस्तों उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग पता किया जाएगा। उसके सब सरफेस, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं दोस्तों, या फिर उसके जो एटमॉस्फेरिक प्रोसेस है उसका वातावरण किस तरीके का होता है, कैसे तैयार होता है दोस्तों, और कैसे ये एक तरीके से सन का जो सूर्य से इसका एटमॉस्फेयर कैसे प्रभावित होता है दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी दोस्तों इस मिशन के तहत। अगला कहा जा रहा है दोस्तों कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन NPSLV गेट्स कैबिनेट नॉड कहा जा रहा है दोस्तों, इसके भी तैयार करने की बात की जा रही है कि इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसको हम BS1 के नाम से जानेंगे, बाई दिसंबर 2028 तक कहा जा रहा है कि इनका जो पहला यूनिट होगा उसे तैयार कर दिया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जिसे हम बोलते हैं NGLV विल हैव द 3 टाइम्स द पेलोड कैपेसिटी ऑफ इसरो का जो वर्क हॉर्स है, जिसे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहा जाता है दोस्तों, उससे 3 गुना ज़्यादा इसमें एक तरीके से पेलोड कैपेसिटी होगा दोस्तों, यानी कि चीज़ें ले जाने की ताकत होगी, जिसे नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। द गवर्नमेंट हैज़ सेट ए टारगेट ऑफ 96 मंथ, यानी 8 साल इसको लिए गए हैं, टू कम्प्लीसन द डेवलपमेंट फेज दोस्तों, यानी कि इस फेज़ को कंप्लीट करने में लगभग 8 साल का समय इनके द्वारा कहा जा रहा है कि लिया जाएगा दोस्तों, इसके लिए तैयार किया गया है। आगे क्या कहा जा रहा है दोस्तों, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। कहा जा रहा है कि इट विल बी ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवार्ड्स द इंडियाज एम टू एस्टेब्लिश एंड ऑपरेटिंग अ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एंड डेवलपिंग कैपेसिटी फॉर इंडियन क्रूड लैंडिंग ऑन द मून बाई 2040। ऐसे कहा जा रहा है कि ये जो एम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को, उसको एक तरीके से साकार किया जाएगा, और 2040 तक आते आते दोस्तों इंडिया का खुद का जो है एक क्रू मेंबर चंद्रमा पर जाने का प्रयास करेगा और जाना एक तरीके से शुरू कर देगा दोस्तों, इसके बारे में कहा जा रहा है। आगे हम सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं दोस्तों वो इसके लेकर है, कहा जा रहा है इसमें कि वन नेशन वन इलेक्शन क्लियर्ड बाय यूनियन कैबिनेट को दोस्तों, यानी यूनियन कैबिनेट जो केंद्रीय मंत्रालय है उसके थ्रू क्या कहा जा रहा है दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन का अप्रूवल मिल गया है, इसकी स्वीकृति दी गई है दोस्तों कि 2000 कहा जा रहा है दोस्तों कि आने वाला 2019 का जो इलेक्शन होगा उसके बाद से दोस्तों देश में एक ही बार इलेक्शन होगा दोस्तों, जिसमें लोकसभा और राज्य के सारे विधानसभा एक बार में सारे इलेक्शन करा दिए जाएंगे दोस्तों। अभी हाल की स्थिति क्या है कि हर एक राज्य में अलग अलग विधानसभा का इलेक्शन होता है दोस्तों, किसी का कोई समय होता है, किसी का कोई समय होता है दोस्तों, तो अलग अलग तरीके से इलेक्शन हो रहा है, अलग अलग समय की अवधि पर हर एक राज्यों में इलेक्शन हो रहा है दोस्तों। विधानसभा का और लोकसभा का भी एक तरीके से अलग होता है दोस्तों। ये दोनों में जो डिफरेंस है दोस्तों इसको ख़त्म करने का काम किया जाएगा। अब जो चीज़ें बनेगी दोस्तों उसमें एक बार इलेक्शन होगा, उसमें लोकसभा का पूरा इलेक्शन एक साथ होगा, और राज्यसभा यानी कि राज्य जो विधानसभा है दोस्तों उन सारों को लोकसभा और विधानसभा पूरे देश के राज्य के विधानसभा लोकसभा का इलेक्शन एक साथ होगा, और 100 दिन के बाद जो भी जो निगम का चुनाव होता है, जो पंचायत का चुनाव होता है दोस्तों, वो 100 दिन के अंदर वो भी उसे कंप्लीट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो उसी से रिलेटेड ये बिल है दोस्तों, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है जिस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, उसे समझने का काम करेंगे दोस्तों कि इसके तहत क्या चीज़ें की जा रही है और क्या समस्याएं आएगा दोस्तों, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या है ये। यूनियन कैबिनेट द्वारा इसे क्लियर कर दिया गया है दोस्तों, इसको डिटेल में हम समझेंगे। कहा जा रहा है कि दोस्तों द यूनियन कैबिनेट हैज़ क्लियर्ड द प्रपोजल टू होल्ड साइमल्टेनियसली इलेक्शन इन इंडिया। एक बार में इलेक्शन करवाने का जो एक तरीके से जो प्रपोजल था उसे पास कर दिया गया है, एज रिकमेंडेड बाई हाई लेवल कमेटी हेडेड बाई फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। यानी रामनाथ कोविंद जी द्वारा एक कमीशन को हेड किया गया था दोस्तों, एक कमेटी को तैयार किया गया था, और उनके द्वारा जो कमेटी को नेतृत्व किया जा रहा था उनके द्वारा, उसी कमेटी का एक तरीके से रिकमेंडेशन है दोस्तों, उन्हीं का कमेटी के द्वारा इस पर बात विमर्श किया गया है। इस पर जो भी समस्याएं निकल कर आ रही थी सबको सॉल्व करने का काम किया गया है, और इनके द्वारा प्रस्तावित जो चीज़ें बताई गई है दोस्तों उसका पालन करने का काम किया जा रहा है दोस्तों। कहा जा रहा है साइमल्टेनियस पोल वुड बी हेल्ड इन 2 फेजेस में। कहा जा रहा है कि एक इलेक्शन एक देश का जो होगा उसके 2 चरण होंगे। पहला चरण में कहा जा रहा है दोस्तों कि लोकसभा का इलेक्शन होगा और असेंबली इलेक्शंस होगा, विल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली, यानी दोनों एक साथ किए जाएंगे। इसमें कि लोकसभा का इलेक्शन होगा और विधानसभा, यानी देश में जितने भी हर अलग अलग राज्य में जैसे विधानसभा होता है दोस्तों, अलग अलग लोकसभा का भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि लोकसभा का तो होता ही है, लेकिन जो समस्याएं अभी देखा जाता है दोस्तों वो विधानसभा का होता है कि हर एक राज्य का विधानसभा का अलग अलग चुनाव होते हैं दोस्तों। तो पहले फेज़ में ये दोनों को कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद जो दूसरा फेज़ आएगा इसमें कहा जा रहा है
कि जो भी लोकल बॉडी आते हैं, जिससे कि म्यूनसिपल का जो इलेक्शन होता है दोस्तों, या फिर जो पंचायत का इलेक्शन होता है, उसको सेकेंड फेज में कंप्लीट कर दिया जाएगा, जो कि इसके पहला इलेक्शन के 100 दिन के अंदर इसे भी कंप्लीट करने का काम किया जाएगा दोस्तों। आगे इसके बारे में और क्या कहा गया है, इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें कहा जा रहा है कि जो रामनाथ कोविंद जी का जो कमेटी है दोस्तों, हैड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, अपने रिपोर्ट में क्या कहा है, मतलब उनका जो रिपोर्ट था दोस्तों मार्च में ही इन्होंने सबमिट कर दिया था, शॉर्टली बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ लोकसभा इलेक्शन 2024 का, जब लोकसभा इलेक्शन का जब एक तरीके से घोषणा हुई थी, उसके पहले ही मार्च में ये इस कमेटी का जो रिपोर्ट तैयार किया गया था उसे सबमिट करने का काम कर दिया गया था दोस्तों। यानी कि इस्टेब्लिश्ड ऑन 2 सितंबर 2023 द कमिटी वाज टास्क्ड विथ, यानी एक कमेटी को 2 सितंबर 2023 को इस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों। इसको एक तरीके से जिम्मेदारी दी गई थी कि आप क्या करो, एग्जामिन करो कॉन्सेप्ट्स ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब इसके बारे में आप पूरा जानकारी करो, इसके बारे में पूरा पता करो, एंड टू प्रपोज अ स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड अदर रिलेटेड लॉ। इसमें कहा गया था, इनको जिम्मेदारी दी गई थी, यानी 2 सितंबर 2023 के ही कोविंद कमेटी को एक तरीके से नियोजित कर दिया गया था, जो शुरुआत कर दिया गया था, गठन कर दिया गया था। उसके बाद इनको जानकारी दी गई थी कि आप इसको पूरा संभालो, इससे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं आप उसके बारे में हमें बताओ, कहाँ क्या किस तरीके से बदलाव होगा दोस्तों, किस सेशन में किस तरीके से चीज़ों को अमेंड करना पड़ेगा, क्या संविधान के नियम कानून है दोस्तों, इससे रिलेटेड क्या भी घटनाएं हो सकती है, क्या इससे रिलेटेड जो कानून है उस सभी पे चर्चा करो, उसके बारे में बताओ दोस्तों। ये जनरली मेनली यही था दोस्तों। इस कमेटी हैज़ प्रपोज द इंस्ट्रक्शन, इसमें इस कमेटी के द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहा गया दोस्तों कि इसमें आर्टिकल 82A को इंसर्ट किया जाएगा, यानी नया आर्टिकल 82A को ऐड किया जाएगा दोस्तों, यानी उसमें संशोधन की जरूरत होगी। उसके बाद कहा जाता है कि शुड सिंक्रनाइज द टर्म्स ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, यानी कि लोकसभा और स्टेट असेंबली का एक साथ इलेक्शन कराने के लिए आपको एक नया आर्टिकल को ऐड करना पड़ेगा, जो 82A के नाम से दिया गया है दोस्तों। ये कोविंद कमेटी का रिपोर्ट है दोस्तों। और आगे इसके बारे में और क्या कहा गया है कि इसके अलावा दोस्तों कहा जा रहा है कि जो ऑल द स्टेट असेंबलीज होंगे विच आर कंस्टिट्यूटेड, जो ऑलरेडी जो स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो चुका है, जो ऑलरेडी चल रहे हैं इलेक्शन दोस्तों, यानी कि जो इलेक्शन होने के बाद सरकारें चल रही हैं, इन जनरल इलेक्शन हेल्ड आफ्टर दिस आर्टिकल इज ब्रॉट इनटू इफेक्ट अपॉइंटेड डेट विल कम टू इंड अलोंग विद द एक्सपायरी ऑफ फुल टर्म्स ऑफ लोकसभा। कहा जा रहा है दोस्तों कि जो अभी 2025 का जो लोकसभा हुआ है, 2025 का अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है दोस्तों, और कहा जा रहा है कि 2025 का लोकसभा का 5 सालों के बाद दोस्तों, यानी कि 2029 में ये खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो उसी के साथ कहा जा रहा है कि इसके अलावा जी रामनाथ कोविंद जी का जो कमेटी का जो एक तरीके से रिकमेंडेशन है दोस्तों, उनका रिपोर्ट है, उसमें यह भी कहा गया है कि 2029 में जब लोकसभा का टेन्योर खत्म होगा दोस्तों, तो उसके साथ ही जो भी राज्यसभा का चुनाव हो चुके हैं, यानी राज्यसभा बोल रहा हूँ मैं, राज्य विधानसभा का जो भी चुनाव हो चुके हैं दोस्तों, जिसमें भी सरकारें बन चुकी है, उसका डेट चाहे कुछ भी हो, या फिर उस राज्य का, जैसे कि अगर किसी राज्य में अगर 2025 में इलेक्शन होगा दोस्तों, तो फिर 2030 में अगर सपोज जैसे कि बिहार में 2025 विधानसभा का इलेक्शन होगा, 2025 में होगा दोस्तों, तो उसका जो एक तरीके से उसका जो लास्ट डेट होगा दोस्तों, वो हो जाएगा 2030 में दोस्तों, 2030 में लास्ट डेट होगा। लेकिन इसमें कहा गया कि नहीं, कोई भी हो किसी तरीके से, अगर कोई 2029 में राज्य विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो वो 2009 कितना होगा, 9/5/14 यानी 2034 में समाप्त होगा दोस्तों। तो इसी को लेकर ये बात कहा गया है। कहा गया कि कभी भी किसी तरीके से कोई भी इलेक्शन हुआ, उससे हमें मतलब नहीं है कि जो भी हो, जिस साल में भी इलेक्शन हुआ हो दोस्तों, जितने भी राज्य विधानसभा का कभी भी इलेक्शन हुआ हो, उस सारे के सारे राज्य विधानसभा का इलेक्शन दोस्तों, जो लोकसभा का 2029 का जो टर्म समाप्त होगा दोस्तों, उसी के साथ सारे एक तरीके से राज्य विधानसभा के भी इलेक्शन जो टेन्योर होंगे, जो समय होगा दोस्तों, अवधि होगी, वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद से 2029 के बाद से दोस्तों एक फ्रेश इलेक्शन कराया जाएगा, जो कि अगले 5 सालों के लिए वो पूरे देश का राज्य विधानसभा का इलेक्शन उसमें होगा दोस्तों। इसके बारे में कहा गया है। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहा जा रहा है दोस्तों कि जो अगर कहा जा रहा है कि अगर इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही था, इसमें समझने वाली चीज़ यही था दोस्तों कि आप 5 समय के अंदर, यानी कि 2025 से 29 के बीच में जितने भी इलेक्शन हुए हैं, यानी कि बिहार यानी कि राज्य विधानसभा में किसी भी चाहे वो 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 या फिर 2028 या 2029 तक किसी भी तरीके का अगर इलेक्शन हुआ हो, और उसका चाहे तो
लास्ट टेन्योर अगर 2034 हो, 2032 हो, 2030 हो और ख़त्म हो रहा है, 2028 में ख़त्म हो रहा है, उससे मतलब नहीं होगा दोस्तों। उसमें कहा जा रहा है कि जो भी उसका समय सीमा होगा वो सब जो होगा लोकसभा का चुनाव जो 2029 में अगला होगा, उसी के साथ वो सारे राज्य विधानसभा का जो अवधि होगा समाप्त हो जाएगी, चाहे वो उसका इलेक्शन कभी भी हुआ हो, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन एक ही साल का रहा हो, राज्य का जो स्थिति एक ही साल का रहा हो, 2 साल का चला हो या 3 साल चला हो दोस्तों, उससे मतलब नहीं है, 2029 तक समाप्त हो जाएगा। ये इसके बारे में कहा गया था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देयर आफ्टर ऑल जनरल इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी हेल्ड ऑल टुगेदर साइमल्टेनियसली, एक बार कहा जाएगा दोस्तों। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर फर्दर इस इवेंट में दोस्तों, इवेंट ऑफ हंग हाउस एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, और कहा जा रहा है दोस्तों कि अगर कोई राज्य विधानसभा का इलेक्शन अगर दोस्तों कहा जा रहा है कि क्या कह सकते हैं, अगर किसी में कहा जाता है कि जैसे कि अगर हमने इस प्रणाली को हमने एक्सेप्ट कर लिया, कहा जैसे 2025 के बाद 2029 का चुनाव होगा दोस्तों, उसके बाद 2000 सारे राज्य विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, फिर 2029 के बाद 5 सालों के बाद कितना होगा, 9 5 14, फिर 2034 में होगा दोस्तों। तो उसमें कहा जा रहा है कि अगर 2029 में राज्य विधानसभा चुनाव होने के बाद अगर कोई राज्य में दोस्तों कि 2029 में चुनाव हुआ, उसके बाद 30 चला, 31 चला, और 31 में कहा जा रहा है दोस्तों कि किसी राज्य विधानसभा में अगर किसी की सरकार गिर जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है दोस्तों, तो अगर 2030 में अगर सपोज गिर जाती है तो क्या फिर अगला चुनाव उसका क्या होगा, 2035 में होगा उसका, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये सवाल निकल कर आ रहा है इसमें दोस्तों। तो इसमें कहा गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कोई टेन्योर के बीच में जैसे 29 से अगर फिर लोकसभा का चुनाव कब होगा, 29 से 5 सालों के बाद 34 में होगा, तो कहा जा रहा है कि अगर बीच में अगर किसी की सरकार गिर जाती है तो फिर उसका इलेक्शन यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद इलेक्शन तो होगा, लेकिन वो इलेक्शन का जो टेन्योर होगा दोस्तों वो अगला लोकसभा तक ही रहेगा, यानी 2034 तक ही रहेगा, चाहे उसके बीच में 2 साल का सरकार चले, 3 साल का सरकार चले, 4 साल का सरकार चले या फिर 5 साल का सरकार चले, जितने दिनों का भी सरकार चले उससे मतलब नहीं है कि जो लोकसभा का अगला जो टेन्योर होगा उस पर देश के सारे राज्य विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे और लोकसभा के चुनाव कराए जाएंगे दोस्तों। इसके बारे में ही स्पष्ट कहा गया है, इसमें यही लिखा गया है दोस्तों। और इसमें जो प्रपोजल दिया गया है, जो अमेंडमेंट किया गया है दोस्तों, उसमें यह कहा गया है कि इन दिस रिगार्ड अमेंडमेंट्स आर प्रपोज टू आर्टिकल 83, जो कि कहा जाता है कि पार्लियामेंट यानी कि संसद का ड्यूरेशन की बात करता है, संसद की अवधि की बात करता है, और आर्टिकल 172 जो है ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव की बात करता है दोस्तों। ये दोनों में अमेंडमेंट करने की जरूरत है, ये दोनों में चीज़ें बदलने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों। इसके बारे में कहा गया है इस रिपोर्ट में। आगे देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में क्या कहा गया है, एक नज़र डाल देते हैं। और चीज़ें हैं दोस्तों, कहा जा रहा है कि रेक्टिफिकेशन बाय द स्टेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि इसके लिए दोस्तों किसी राज्य सरकार की कोई अनुमति की जरूरत नहीं है, यानी केंद्र सरकार बिना कोई राज्य सरकार की अनुमति के बिना ही चीज़ों को करेगा दोस्तों। और जो इलेक्शन होंगे एक साथ होंगे दोनों के इलेक्शन, हाउस ऑफ पीपल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसके बारे में मैंने कहा दोस्तों। जो उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि 22nd लॉ कमीशन, इसके एक लॉ कमीशन, ये कमेटी आने के बाद दोस्तों जो गोविंदनाथ जी का जो कमेटी है, इस कमेटी के आने के बाद एक और लॉ कमीशन बनाया गया दोस्तों। उसमें जिसकी जिम्मेदारी दी गई जस्टिस रितु राय अवस्थी को इसकी जिम्मेदारी दी गई दोस्तों। उसमें कहा गया कि आप चेक करके देख लीजिए क्या चीज़ें सब सही है या फिर कुछ इसमें बदलाव की ज़रूरत है दोस्तों। तो उनके द्वारा कहा गया, जस्टिस रितु राय अवस्थी द्वारा कहा गया कि इसमें कोई एक तरीके से कोई समस्या नहीं है, कोई खराबी नहीं है, कोई परेशानी की चीज़ नहीं है। इनके द्वारा ये चीज़ें को सही बताया गया है दोस्तों। और कहा जा रहा है कि 2029 के बाद से दोस्तों एक तरीके से देश में एक इलेक्शन होने का जो भी प्रावधान होंगे दोस्तों वो पूरी तरीके से लागू हो जाएगा, इसके बारे में ही कहा गया है दोस्तों। उम्मीद आज के सेशन में इतना ही चीज़ें रखते हैं। चीज़ें लंबा हो गया, 33 मिनट का वीडियो हो गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको अच्छी से समझ में आई होगी, क्लियर एंड क्रस्ट बेस में हमने समझाने का आपको प्रयास किया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाकी चीज़ें हम अगले सेशन में करेंगे दोस्तों।